8. ये जो अभी हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं हर्ष, इसका फैसिनेशन अगर मैं कहूँगा तो मुझे लगता है अभी जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं तो वो उनको तो आइडिया हो गया होगा कि इसका इंस्पिरेशन कहाँ से है। ओके ये जो हम लोगों ने और ख़ासतौर पे मैंने जो लगातार टर्किश फिल्मों के रेफरेंस दिए हैं यहाँ पे, डबे वन डबे वो, और चाहे वो सेकिन हो या जो भी हो, जी तो आई मीन हाँ रियलिटी ये है, आई एक्सेप्ट कि मुझे टर्किश हॉरर पहली बात तो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं एंड आई थिंक वो म्यूचुअल है, शायद आपको भी पसंद आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गोरी भी और होते हैं काफी, गोरी होते हैं और बड़े रियलिस्टिक होते हैं, बड़ा अगर आप उनको देखोगे तो बहुत उसमें वीएफएक्स वगैरह काम, स्पेशल इफेक्ट्स का काम थोड़ा कम है जी, प्रोस्थेटिक्स वगैरह ज्यादा होते हैं, तो बड़ा रियल लगता है, बहुत ज्यादा रियल लगते हैं, थोड़ा लो कनेक्टेड बजट लगते टाइप हैं का लगता है, जी। तो थोड़ा ना आपको लगता है कि लाइक ऑन द फेस हो रहा है वो चीज। और काफी मतलब क्रियाओं का जिक्र होता है तो और ज्यादा कनेक्टेड लगते हैं कि यार कांच तोड़ के पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बड़े कॉमन टाइप की चीजें होती है लेकिन डरावनी होती है थोड़ी, ऐसा एग्जैक्टली पॉसिबली वो भी रीजन। और फिर मुझे लगता है ना एक रीजन और है कि वो थोड़ा उसमें कुरानिक डीमंस के बारे में ज्यादा बात होती है, इस्लामिक फोकलोर्स के हिसाब से जो डीमंस होते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग हमारी कंट्री में मतलब मैंने अगर कोई इस्लामिक हॉरर की बात मैंने जिन ही सुना है या जो हम लोगों ने जो डिस्कशंस किए हैं उसमें जो अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कशन वगैरह, हाँ हमजाद वगैरह, और हमजाद वगैरह भी मुझे लगता है ना यहाँ पे कम वहीं पे ज्यादा है। मतलब इंडिया में तो जहाँ तक लोग जिनकी ही बात करते हैं, इंडिया में सिर्फ जिन ही जानते हैं लोग कि यही होता है और कुछ होता भी नहीं। इंडिया में लोग जिन ही, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी ओके जब हम लोगों ने पैरानॉर्मल पॉडकास्ट वगैरह करना शुरू किया एंड एज बिकॉज माय वाइफ इज आल्सो मुस्लिम जी, तो उनके साथ बैठ के और जब बातचीत को और करने के बाद मुझे समझ में आया कि लाइक इस्लामिक फोकलोर्स भी काफी हैं, उसमें भी बहुत सारी एंटिटीज हैं, चीजें हैं वगैरह वगैरह वगैरह, सिर्फ बिल्कुल जिन जिन्नात और वो नहीं है खाली परियां और ये वो। तो ये एक और रीजन था, मतलब वो एक ऐसा एक यूनिवर्स आपके लिए ओपन हो जाता ना वाली चीज, जो आप इस तरीके से कि आपके घर के अंदर एक दरवाजा था जो हमेशा से बंद था, जब आपने खोला तो पता लगा रहे इसके अंदर अलग दुनिया है, बहुत कुछ है। तो कुछ वैसा सा मुझे टर्किश हॉरर्स देखने के बाद एहसास हुआ जी। एंड ऑफ कोर्स वंस अगेन जो कॉमन कनेक्शंस होते हैं चीजों के हमारे, जैसा कि आपने बताया जो उनके तंत्र का जो सिद्धांत है, चीजें हैं टोटके जो वो लोग करते हैं काफी सिमिलर होते हैं, मतलब काफी सिमिलर होते हैं तरीके, तौर तरीके, आपको चीजें समझ में आती हैं। और इन दी एंड मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि वहाँ की एंटिटीज भी जो है एक तो पता नहीं, मुझे लगता है पैरानॉर्मल के बारे में जानते जानते मुझे कल्चर्स के बारे में ज्यादा चीजें समझ में आ रही है, और कितनी सिमिलैरिटीज हैं हम सब के बीच में। वहाँ की एंटिटी यहाँ की एंटिटी कितनी सेम है, तो वहाँ के डर और हमारे डर कितने सेम है, कितने सेम है, बस नाम अलग है, नाम अलग है, लेकिन डर और वो जो डर की इमेजिनेशन है वो काफी हद तक का है ना सेम है। हाँ, और कहानियां भी सेम है उनसे जुड़ी, कहानियां भी सेम है। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक एंटिटी के बारे में यहाँ पे बात करना चाहता हूँ हर्ष, आई एम प्रीटी श्योर ऐसी कोई ना कोई एंटिटी आपको जो है हमारे यहाँ पे जरूर आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी कभी। इस एंटिटी को वहाँ पे कहते हैं अलकारिसी। अलकारिसी, अभी उसको अलबास्ती भी बोलते हैं। ओके, अलकारिसी, अलबास्ती, जो भी उनकी लैंग्वेज, आई एम प्रीटी श्योर मैं प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत कर रहा हूँ, तो अगर कोई टर्किश ऑडियंस है हमारे इसमें सुन रही है तो पहली बात तो बड़े थैंक यू सुनने के लिए, और दूसरी बात अगर होगा तो आप इसे प्लीज कमेंट सेक्शन में करेक्ट करिएगा। बेसिकली जो नाम उसका अलकारिसी है, और ये एक फीमेल डीमन होती है टर्किश फोकलोर्स के हिसाब से, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज और जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उन पे अटैक कर। ओके, मतलब ये फीमेल एंटिटी होती है ऐसा? ये एक फीमेल एंटिटी होती है जिसके ऊपर कहते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन वहाँ पे टर्किया में एंटोलियो करके, तो वहाँ पे कभी कोई ऐसी एक चुड़ैल टाइप की महिला रही होगी जिसके ऊपर पूरे गांव वालों ने कर्ज किया था, तो उसकी आत्मा है जो शायद बदला लेती है। उसको कर्ज ये मिला था कि तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, ऐसा कुछ तो भी। तो उसके बाद वो एक वेंजफुल टाइप की एंटिटी बन गई और वो फिर प्रेग्नेंट लेडीज को, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, उन पर अटैक वगैरह करने लगे। तो अलकारिसी का, अलबास्ती का खौफ इतना ज्यादा है टर्किश में, अलबास्ती का खौफ इतना ज्यादा है टर्की में कि कुछ लोग टोटके करते हैं उससे बचने के लिए। तो जो वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो आमतौर पे लाल कलर का जो कपड़ा होता है उसको मुंह पे रख के सोती है। और एक चीज और वहाँ पे लोग करते हैं कि लोहे की चीजों का इस्तेमाल, तो अगर जब वो सोएंगे तो तकिए के नीचे चाकू रख लेंगे या कोई बड़ा सा कील लेके आ जाएंगे, तो माचिस रखने का कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली, तो वो लेके आएंगे और अपने कभी उसी का तावीज बना के हाथ में बांध देंगे। तो ये तमाम चीजें की जाती हैं अलबास्ती के खौफ से बचने के लिए। ओके, तो ये टर्किश एंटिटी है।
जो आई एम प्रीटी श्योर आई थॉट कि इसका कोई ना कोई इंडियन वर्जन भी शायद जरूर होगा हमारे यहाँ। बिल्कुल, मतलब इसका इंडियन वर्जन में एग्जैक्ट तो सेम नहीं है। देखो राहुल, हाँ, I mean, दोनों में obviously. चीजें अलग अलग हैं। भ्रूणिका करके एक एंटिटी होती है, वो क्या काम करती है ये साधक लोग सिद्ध करते हैं। ये ठीक वैसी ही होती हैं जैसे कर्ण पिशाचिनी और यक्षिणी होती हैं, तो वो भी माता की गणों में से आती हैं। अब ये क्या काम Okay. करती हैं कि अब इनको रखा गया है माता की गणों में, पर ये होती नहीं है बेसिकली। अगर जो मेरी अपनी रिसर्च कहती है वो ये Okay. किसी पर्टिकुलर जगह की एंटिटी होती है, और वहां पर सेम कहानी है कि किसी औरत को मतलब मार दिया गया, उसके बच्चे से उसको अलग कर दिया गया। मतलब Okay. होता था ना पहले, बच्चों को अलग कर दिया जाता था, माँ को अलग कर दिया जाता था हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर लड़की पैदा हुई तो ये ऐसे ही किसी औरत की कहानी है, और उसकी लड़की को उससे काफी दूर गाड़ दिया जाता है इस तरीके से। ठीक Okay. है, अब लड़की को काफी दूर गाड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर उसकी माँ को जिंदा जला दिया जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि उसकी माँ कभी अपनी बच्ची को ढूंढ नहीं पाई अभी तक। तो वो भ्रूणिका बनकर हर घर में जाती है, और जो प्रेग्नेंट इंसान होता है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी भ्रूण चेक करती है, उसके चेक पेट, करती है? मतलब चेक एज इन उसको ऐसा लगता है औरत को एक रात को कि ये कोई औरत आई है, प्रॉपर उसके पेट में हाथ लगाकर देख रही कि कहीं वो उसी की बच्ची तो नहीं है। ओके, वो चेक करती कहीं मेरी बच्ची तो नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर चेक करते समय ये जो लेडी है जो जिंदा है, इसने अगर कोई भी हरकत कर दी तो इसका भ्रूण खत्म हो जाएगा, इसका पेट में ही बच्चा मर जाएगा। और यदि इसने कोई हरकत नहीं करी, प्रॉपर चेक करने दिया, तो वो भ्रूणिका जो है चेक करके चली जाएगी वहां से, ऐसा करके। मतलब वो Okay. आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। अब उसका बच्चा कहाँ दफनाया Right. गया था, कहाँ नहीं दफनाया गया था, ये किसी को नहीं पता। लोग उसके लिए अभी भी मतलब ऐसा करते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके पेट में कोई बच्चा है, तो बाहर वो लोग ना एक पुतला बना देते हैं, एक औरत का और उसके पेट का। तो ऐसा कहते हैं कि सुबह जब वो लोग पुतले में देखते हैं तो निशान होते हैं पंजे के, Right. ऐसा करके कि वो भ्रूणिका रात में आके चेक करके गई है। तो अंदर नहीं आती, बाहरी से बाहर वो चेक करके चली आती है। बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, पर ये है। मतलब लोगों को Right. ऐसा डर अभी भी है कि कहीं वो एंटिटी आए ना और हमारे घर में जो औरत है उसको कहीं जान से ना मार दे, इस Right. तरीके से। तो अगेन आई मीन स्टोरी अपने आप में कितनी ह्यूमन स्टोरी है, यू नो। अगर इसका पैरानॉर्मल एस्पेक्ट हटा भी दो तो ये एक तरीके की एक माँ की व्यथा टाइप की है जो अपने मरे हुए बच्चे की तलाश में घूम रही है। एंड बिल्कुल। दिस मेक्स सो मच सेंस बियॉन्ड बॉर्डर्स, मतलब बियॉन्ड कल्चर्स भी है। ये जरूरी है कि इंडिया में हो चाहे टर्की में हो, आप इस फीलिंग के साथ आप रेजोनेट करोगे। एंड सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है ना कि काफी एंटिटीज होती हैं, यू नो, जो पॉसिबली, अब जैसे ये तो ह्यूमन इमोशन ह्यूमन स्टोरी बेस्ड है, जी, कई ऐसी एंटिटीज हैं जो बस हैं, यू नो, कि बस जैसे है मतलब। बस है इन द सेंस कि हमें, आपको अगर याद होगा अर्श, कि हम लोगों ने एक एंटिटी के बारे में बात करी थी जिसको, जो एक तरीके का शेप शिफ्टर होता है, आई थिंक उड़ियान। उड़ियान, यस। आज मुझे सलेड़ा याद आ रहा था। उड़ियान था वो बेसिकली। ओके, बट सलेड़ा भी आई थिंक सॉर्ट ऑफ एक शेप शिफ्टर ही था, राइट, जो पंजाब वाला। हाँ, मतलब बहुत लोग उसको शेप शिफ्टर बोलते हैं, बहुत कहते हैं कि एक सड़ी गली आत्मा होती है, इस तरीके से। राइट। तो वैसे सिमिलरली, यू नो, एक शेप शिफ्टर एंटिटी होती है टर्किश एंटिटी, जिसको ये लोग गुलियाबानी बोलते हैं। गुलियाबानी। अभी गुलियाबानी एक किस्म का घोल होता है, यू नो, घोल जिन। हाँ, गोल जिन होता है, जो कि बहुत बड़ा होता है, मॉन्स्टर साइज का होता है। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी होती है, जमीन को टच करती है। और ये जो है आमतौर पे जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो कि जंगल अंगल में जाते हैं, उनको ये डराता है, उनका दिमाग घुमा देता है। और कई बार उनके सामने जो है शेप शिफ्ट करके भी जानवर बन जाएगा, भी जानवर से गोल बन जाएगा। ये तो मतलब मारता नहीं है क्या? ये मारता entity? नहीं है, ये अच्छा। मारता नहीं है, लेकिन इसके सानिध्य में आकर के आप पगला जाओगे। ऑब्वियसली अब इस तरीके का माहौल देखोगे जी। तो आप खुद ब खुद या तो हार्ट अटैक से मर जाओगे या फिर पगला जाओगे। तो कई बार इसके जो शिकार होते हैं वो जंगल के बीच में, यू नो, कुछ बड़बड़ाते हुए और पगला के, बेसिकली पगलाने के बाद पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये कुल मिला के कुछ ऐसी एंटिटी है शेप शिफ्टर का भी तो यही काम होता है। वो आता है, बस केवल अपने आप का हल्का से दिखाता है, और वो उसके बाद इंसान। आपने एक वो रिसेंट में, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एक प्लेन की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक लेडी बैठी हुई है और अचानक से क्या होता है कि वो उठती है, ठीक है, और वो एयर होस्टेस को बुलाती है और बोलती है कि ये जो लेडी बैठी है, इसको भगाओ यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से, इसका चेहरा बदल रहा है पूरी तरीके से। और ये 2-3 लोग नोटिस करते हैं। ओके, प्रॉपर वीडियो पड़ी हुई है, और वो चिल्लाती, मतलब एक होता है डर, मतलब एक होता है इंसान फेक कर रहा है कि इसका चेहरा बदला है, इसको हटाओ। वो इतनी डरी होती है कि वो 3-4 कुर्सी पीछे खिसक जाती है, ऐसा करके। और थोड़ी देर बाद ना वो जो औरत बैठी जिसको वो पॉइंट कर रही होती है, वो उस पूरी प्लेन में से गायब हो जाती है। कहाँ गायब होती है किसी को नहीं पता, वो क्या बन जाती है किसी को नहीं पता।
तो ये शायद एक शेप शिफ्टर्स तो मतलब मेरे हिसाब से तो होते हैं, वो केवल हल्का सा अपना अस्तित्व दिखा के भ्रमित कर देते हैं लोगों को, शायद इंसान उतने में ही पागल हो शायद। जाए। और कई बार उनके साथ कुछ ना चीजें एसोसिएटेड भी होती हैं। अभी जैसे गुलिया बानी के साथ आई थिंक एसोसिएटेड जो मिथ है वो कुछ ऐसा है कि कई बार ये इसको वो बोला जाता है, ये कब्रिस्तान का चौकीदार किस्म का होता है। ओके। तो बेसिकली ये जो जंगल के अंदर जो लोग दफन हो जाते हैं और एक तरीके का कब्रिस्तान बन जाता है, तो ये उसके आसपास रहता था कि वो सुकून से रहें, ऐसा कुछ तो भी। अच्छा, तो मतलब वहीं पे गार्ड कर रहा है वो उन लोगों वो को। हाँ, एक तरीके से गार्ड करें। आपको याद है हम लोगों ने एक क्षेत्रपाल करके एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात जी करी जी थी। बिल्कुल। आई थिंक जो वो हैं भैरव जी तो क्षेत्रपाल हैं ही, लेकिन जो वरा अवतार वाले जो जिनके ऊपर वो होता है यार, हाँ पंजुर्ली देव। पंजुर्ली देव, तो वो भी एक तरीके के क्षेत्रपाल है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये गुलिया बानी में एक किस्म का जंगल की कब्रिस्तानों का क्षेत्रपाल किस्म का। अब डेमी गॉड होता है क्या, या फिर एंटिटी? डेमी वो गॉड तो नहीं है, लेकिन अच्छा। आई थिंक जैसे शायद गण वाला कॉन्सेप्ट होता है हमारे में, कुछ शायद गण वाला कॉन्सेप्ट। आई थिंक गॉड का कॉन्सेप्ट वैसे भी इस्लाम में है नहीं उस तरीके का। हाँ, तो कोई okay। डेमी गॉड टाइप की चीज तो वो वैसे भी नहीं मानते हैं, बट आई थिंक इट्स एन एंटिटी, और कुछ गढ़ टाइप की एंटिटी है जो कि दिखने में बड़ी खौफनाक होती है। वैसे घोल की जब बात करते हैं राहुल, हम लोगों ने एक बार पूरा एपिसोड भी करा है घोल के ऊपर। राइट। घोल यहाँ पर जब आप देखोगे ना, तो वो बिल्कुल टर्किश एंटिटी जो आपने बताई उससे बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब वो तो एक जिन होता है। हाँ, ये है कि वो कब्रिस्तान के गेट पर रहता है, ऐसा करके कब्रिस्तान के गेट पर रहता है, पर वो घोल किसी के ऊपर लग जाए तो उस इंसान का खून चूस लेता है एक तरीके से। घोल एक ऐसी एंटिटी होती है। अब इसमें खैर क्या बताया गया वो मुझे नहीं पता, शायद यहाँ तक आते आते मायने बदल जा रहे हैं या फिर एंटिटी बदल जा रही है, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है अजीब सा। एग्जैक्टली कुछ ना कुछ हो रहा है। और फिर कई चीजें आई गेस ह्यूमन इमोशंस के साथ अगेन, जैसे मुझे लगता है कि काफी एंटिटीज फोकलोर जो है इंसान के इमोशन में बेस्ड है। अभी भी फॉर एग्जांपल एक और एंटिटी होती है टर्किश फोकलोर के हिसाब से, जिसको होटलाक बोलते हैं। होटलाक बोलते हैं। और ये बेसिकली बड़े आसान शब्दों में बोला जाए तो एक ऐसी आत्मा होती है जो अपने अनरिजॉल्व मैटर्स के सोल्यूशन के लिए वापस आती है। ओके। मतलब एक तरीके का बदला कह लो, या अगर कई बार होटलाक अच्छे होटलाक भी होते हैं, कई बार एक ऐसे फादर होते हैं जो जो वॉर वगैरह में मर जाते हैं, लेकिन जब उनको एहसास होता है मरने के बाद मेरे बच्चे भी जिंदा है, तो वो स्पिरिट बन के वापस आते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई है जो भी अधूरा काम पूरा करने के लिए। ओके। तो बेसिकली वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है टर्की में वो ये है कि जो भी इंसान एक अननेचुरल मौत मरता है, और एक ऐसी मौत मरता है जब उसके बहुत सारे मैटर्स अनरिजॉल्व हैं, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी वगैरह की। अतृप्त आत्माएं, काइंड ऑफ अतृप्त आत्माएं, एग्जैक्टली। ये किस्म की अतृप्त आत्माएं हैं जिनका कोई ना कोई पर्पस शायद बाकी रह गया, अधूरी इच्छाओं के साथ। और ये जो है फिर अपनी कब्रों से, लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर दिन होता है जिस दिन वे अपनी कब्रों से बाहर आते हैं, उसके बाद जो अपना अधूरे काम होते हैं उनको अंजाम देते हैं। ओके। तो ये इनका फंडा है। और इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी की अननेचुरल मौत होती भी है टर्की में, तो उसको दफनाने के दौरान में कुछ पर्टिकुलर चीजें की जाती हैं ताकि इसकी आत्मा जो है होटलाक में बदले ना, भटके ना उस तरीके से। अच्छा। कुछ दुआएं में पड़ी जाती हैं आई गेस। तो ये भी एक एक तरीके का प्रोसेस है जो वहाँ पे किए जाते हैं। ये तो अपने में भी है प्रोसेस, अगर आप इसको देखोगे तो मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ये इसकी जो लाश है वो पूरी तरीके से एकदम लावारिस हो जाए। आपने देखा होगा कई सारी लावारिस लाशें भी होती है जिनका अंतिम संस्कार नहीं होता है, वो सड़ जाती हैं, फिर उनको तांत्रिक क्रियाओं के लिए यूज कर दिया जाता है, फिर उस पर शव साधना होती है, अलग अलग चीजें करी जाती हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये जो होटलाक है मेरे हिसाब से एक तरीके का मुर्दा है कि मुर्दे में तब्दील ना हो अपने यहाँ के हिसाब से, कि वो मुर्दा मान लो जिंदा हो गया और उसने जाके चीजें कर दी, मतलब आधा इंसान आधा मरा हुआ, आधा इंसान आधा मरा हुआ ज़ॉम्बी किस्म का कुछ तो भी कि में शायद वो एक जोन दे दिया गया कि होटलाक करके एक जोन है। यहाँ पे शायद वो मुर्दे का कॉन्सेप्ट है। मुर्दा भी बहुत ज्यादा डरावने होते हैं वैसे, मतलब मैंने कभी देखे नहीं है, लेकिन ज़ॉम्बी की क्या बात करें एक तरीके की? हाँ, ज़ॉम्बी की बात कर रहे हैं। मतलब ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट, अच्छा इतना हम लोग पैरानॉर्मल कर चुके हैं, लेकिन आज तक कभी ज़ॉम्बी या फिर वही होटलाक जिनको आप बोल रहे हो जी, कभी ऐसा रूबरू हुआ नहीं है। मैंने ना कभी किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से सुना है कि यहाँ पे उसने ज़ॉम्बी देख लिया या कोई ज़ॉम्बीज। तो टू बी ऑन अ सेफर नोट मुझे लगता है एक बहुत ही इमेजिनरी ही कॉन्सेप्ट है। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एक शरीर के अंदर अनटिल अनलेस वही मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जीवित ब्रह्म बेताल का,
कि वो एक बच्चा जी। होता है, उसके अंदर ब्रह्म और बेताल को डाल दिया जाता है, वो जिंदा होता है, मरने के कुछ समय पहले अगर डाल दो तो जिंदा हो जाता है। पर अगेन ज़ॉम्बी तो यार एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इंसान मर गया है पूरी तरीके से, उसके बाद वो जिंदा हो गया है। ज़ॉम्बी का कुछ ऐसा भी होता है कि इंसान अगर काट दे उसको तो मतलब फिर से उगाता है उसका फिर से हाथ उसके अंग वापस निकल आते हैं। खैर भी चीज़ ये होता तो है। खैर पूरा फिर वो इमेजिनरी है। अपने हिसाब से, वो अगर ज़ॉम्बी यहाँ का है, क्या बोलते हैं, अमेरिका का है, तो होली वाटर से ज़ॉम्बी मरता है। ये अगर तो वो बहुत ही जापान का है तो सर बुद्धा पे की मार दो उससे तो सीधा, मतलब हाँ। कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट है कि सीधा सर के बीच में मारो तो मर जाएगा। ये भी इस तरह के शायद ये भी कॉन्सेप्ट होता दिखाए होगा गए। अभी, you know, खैर ये तो इमेजिनरी है, इस तो पे गुल्ला तो का नो ज़ॉम्बीज कमेंट्स। मुझे लगता है इमेजिनरी एंड यार फ्रैंकली जी। स्पीकिंग पैरानॉर्मल के फोकलोर्स में क्या रियल है क्या इमेजिनरी, ये भी शायद इसको अलग कर पाना पॉसिबल है, हाँ, नहीं है। पॉसिबल नहीं है एक तरीके से। अभी फॉर एग्जांपल अब ये जो एंटिटी है टर्की की, अगेन ये थोड़ा सा एक लेसर नोन एंटिटी है, बट अब क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार एंटिटीज खाली हमारे उस डर का एक पर्सोनिफिकेशन होती है जी। कि आपका जो डर उसको जीवंत कर दिया गया है। तो कुछ कुछ वैसा ही है। इस एंटिटी का नाम होता है मीगन। तो ये टर्किश फोकलोर की एक बड़ी अननोन सी एंटिटी है, ओके। लेकिन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ये जो है ना, जैसे हमारे में एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका नाम मुझे याद दिलाइएगा, जो कि लोगों को छलावा। जी। So Hallucination. basically मीगन टर्की का छलावा है। वो बेसिकली क्या करता है, ये ऐसे इलाकों में, केव्स हो गई जंगलों में, चाहे खंडर वगैरह हो गए, उसके आसपास मीगन रहता है। जी। और ये अगर आप इसकी रेंज में आए और इसने आपका डर सूंघ लिया, मीगन डर सूंघ लेता है। अच्छा, मतलब और भाप जब जाता है कि वो भाप जाता है, वो आपका जी। डर सूंघ लेता है। उसके बाद सूंघने के बाद वो आपको आपके डर के जोन में लेके जाता है, आपको वही चीजें एम्पलीफाई करके दिखाता है और सुनवाता है, जिससे आपका खौफ बढ़ता है, जिससे आप Okay. ऑलरेडी डरते हैं। अगर आपको मान लो स्पाइडर्स वगैरह डर लगता है, तो अचानक आपके जहन में ना बहुत बड़े बड़े उसको हाइटन कर देगा, एक हाइटन तरीके कर से। देगी। ये एक तरीके हाँ। का जिन होता है, इविल स्पिरिट होता है, जिसका काम ही होता है आपके डर को करना। और मीगन से और वो कंफ्यूज करेगा बहुत ज्यादा। मतलब आप जिसको खुदा समझोगे, वो खुदा को इवेंचुअली बना के देगा कि खुदा तो डीमन है, वही और लाल डीमन है, हाँ, मतलब एक वो तरीके आपके से। फेथ के ऊपर आपसे सवाल करता है। ऐसा टर्की में लोगों का मानना है ओके। कि अगर आप कितने पक्के मुसलमान हैं, इस बात का चेक करना है, तो मीगन आकर के आपको, शायद आपको याद है, हमने एक और ऐसी एंटिटी करी थी, दो उसकी मुनकर और नाकिर। हाँ, मुनकर और नाकिर, जो जी। कि आकर के आपके फेथ को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते कुछ हैं, हद हाँ। तक का मीगन वैसा है, वो आकर के आपको कंफ्यूज करता है, और आपका ईमान कितना पक्का है इस बात का वो तरीके का परीक्षण करता है। ये आप जिस तरह की एंटिटी बता रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्म पिशाच ऐसे ही होते हैं। एक ब्रह्म पिशाच भी होते हैं। शायद बेसिकली मतलब ये ब्रह्म नहीं होते हैं, ये ब्रह्म पिशाच होते हैं। ये आपके दिमाग में भ्रम पैदा करते हैं बहुत गंदे तरीके से। आपने पीपल के पेड़ के बारे में तो बहुत सुना होगा ना, कि यहाँ पर भूत रहते हैं, यहाँ पर ब्रह्मदेव रहते हैं, इस तरीके से। लेकिन जब पीपल के पेड़ों की तादाद 181 से ऊपर हो जाती है किसी एक जगह पर, तो ऐसा कहते हैं वहां पर ब्रह्म पिशाच रहने लगते। बहुत ज्यादा ब्रह्म भी दिक्कत करते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा कहते हैं कि जब कोई इंसान उन जंगलों के बीच से गुजर रहा होता है, या फिर जहां पर, अच्छा वहां पर चंदन का होना बहुत जरूरी है। अगर चंदन है और पीपल का पेड़ है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म पिशाच आपको भ्रमित करता है। आपका फेथ जिस पे है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप मानते हो कि शिवजी हैं, तो शिवजी तुम्हें राक्षस के फॉर्म में दिखेंगे इस तरीके से, और तुम धीरे धीरे क्या हो जाओ, करप्ट हो जाओगे एक तरीके से। मतलब तुमको मारेगा नहीं ब्रह्म पिशाच, तुमको भ्रमित कर देगा पूरी तरीके से, और इतना भ्रमित कर देगा कि लोग तुम पर सवाल उठाने लगेंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, इवेंचुअली वो क्या काम करता है, कुछ समय के लिए भ्रमित करता है, और भ्रमित करने के बाद वो भ्रम हटा लेगा। ये और ज्यादा डेंजरस होता है। भ्रमित करेगा, तुम उल्टे सीधे काम करोगे, अलग अलग तरीके के काम करोगे, फिर अचानक से जैसे ही भ्रम हटेगा और तुम्हारे आंखों के सामने ये आएगा कि तुमने क्या क्या किया, तो तुम इतना डिप्रेशन में चले जाओगे कि खुद को मार डालोगे। तो भ्रम पिशाच का काम ये है कि वो किसी के ऊपर लगेगा नहीं, वो बस इतना भ्रम में डाल देगा कि थोड़े बहुत कंफ्यूज करेगा कुल मिला के। बहुत केसेस ऐसे सामने आए हैं राहुल, जहां पर इंसान इस हद तक भ्रमित हो गया है कि उसने अपने ही बच्चे को मार डाला है, और जैसे ही उसका भ्रम टूटा है तो वो ये सोच रहा है कि उसने अपने बच्चे को मारा क्यों, आउट ऑफ नोवेयर। कई लोग ऐसे अंदर हुए हैं जिन्होंने आउट ऑफ नोवेयर अपने बच्चे को मार डाला है। एक थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी, मेरा एक दोस्त है, वो सुप्रीम कोर्ट में एज अ क्रिमिनल लॉयर वर्क करता है, ठीक है। तो एक केस आता है उसके पास, और उस केस में राहुल क्या होता है कि एक लड़की
अपने ही डॉग को मतलब खा जाती है, जिंदा खा जाती है। मतलब पहले तो किसी तरीके से मारा, उसके बाद उसके दांत में प्रॉपर अपने डॉग के चमड़े फंसे होते हैं इस तरीके से, वो इतना गंदा तरीके से खाती है। तो लोग जब पूछते हैं ना, मतलब वहां पे आके इन्वेस्टिगेशन होता है कि क्यों किया, तो वो कह रही मुझे पता नहीं, मैं अपने डॉग से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता नहीं मैंने किया क्यों ये। और वो उस गम में अभी भी जेल के अंदर है, मतलब पता नहीं किस उसमें चली गई ट्रांस में। लेकिन जब वो खा रही थी तब उसको ये अंदाजा नहीं था। सीसीटीवी जब देखा है, याद नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सीसीटीवी जब देखा है तो ऑटोमेटिक उसने क्या किया, वो बेड से नीचे उतरी है, मतलब एक बार सोफे पे लेटी थी, फिर एक बार बेड पे लेटी और अचानक से उससे गिर गई, और गिर के उठने के बाद वो पूरी बदल गई थी। उसने अपने कुत्ते को पकड़ा है बकायदा, उसकी दोनों टांग, उसका मुंह, और बीच में से उसने अपने पूरे दांत गड़ा दिए। मतलब इतनी गंदी तरीके से खाया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये होने के बाद मेरे दोस्त ने कहा कि वो केस अभी भी अनसॉल्व्ड है, वो पता ही नहीं चल रहा है कि हुआ क्या है। उसने मतलब उसको साइकोलॉजिकल इशू भी नहीं है, टेस्ट भी हो गया उसका, कई लोगों ने देख भी लिया है। अब वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में है कि उसने अपने ही डॉग को मार के खा लिया है। तो शायद कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा भ्रमित करने वाले काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो इंसान की समझ के बाहर है, मतलब किसी भी समझ के बाहर है। पॉसिबली अगर अर्श ये मान लो ऐसा कोई केस आता भी है जिसमें इंसान नेसेसरली पोजेस नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गहरे कंफ्यूजन के अंदर है, तो ऐसे में मतलब तरीका क्या होता है उसको लाइक वापस सैनिटी में लेके आने का? मतलब कंफ्यूजन में है, एज इन कैसे? जैसा आपने बताया ना कि मतलब अभी फॉर एग्जांपल जो है ना, कई ऐसे लोग होते हैं ना कि जैसे हमारे ही गांव में लोग कहते हैं एक लेडी थी जी, ठीक है अभी भी ओके, और उनका बेसिकली बेटा जो है जब वो बहुत छोटा था गांव में तो उसको बाघ उठा के ले गया था। ओके। और अब लेकिन उनका ये मानना है कि वो बेटा उनका अभी भी जिंदा है और वो जंगल के अंदर रहता है, वो कभी कभी मिलने उनसे आता है। अरे अब ये उनका है मानना, ठीक है। और वो कभी कभी हवा में लोगों से बात करते हुए ऐसा लोग दिखाई देते, और मतलब वो वैसे बड़ी नॉर्मल है। मतलब उनका जो बाकी काम, इनफैक्ट वो काफी टाइम तक का एक मतलब प्राइमरी स्कूल में टीचर बनी, अब तो खैर काफी मतलब कोई बुजुर्ग हो गई दिमागी हैं। रूप से कोई दिक्कत नहीं है उनको उनको? दिमागी रूप से कोई दिक्कत नहीं है, वैसे एकदम पूरी नॉर्मल है, लेकिन उनका अखंड विश्वास है इस चीज के ऊपर, और जी। सब लोगों ने एक्सेप्ट भी वैसे ही कर लिया है। कोई तो भी है, अब वो यार हो सकता है शायद सच भी हो, यू नेवर नो, बट वो कोई बेटा है उनका जो बाघ उठा के ले गया, लेकिन बाघ ने मारा नहीं, और वो अभी भी आता है, बड़ा हो गया अब तो, और वो अभी भी आता है जंगल से कभी कभी अपनी माँ से मिलने के लिए, और जो भी करता है। अच्छा, तो उनका ये अभी भी मानना है कि वो आता है, चाहे मानना कोई है। माने ना माने? कोई माने चाहे ना माने, उसको कोई मतलब नहीं, उनका है। वो बड़े नॉर्मली बात करेंगे, अरे कर वो आया था राजू दे के गया, ये अच्छा, मिठाई दे के गया, ऐसा वो बोलती रहती हैं। ठीक है। और लोगों ने कई बार बड़ा एकदम व्यथित होकर पूछा भी है, तो वो भड़क के बोल भी है, तुमको नहीं मानना तो तुम मत हाँ, मानो। मत मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो है। अच्छा। मैं देखती हूँ उससे, मैं उससे बात करती हूँ ऐसा। हम्म। तो उनका एकदम परमानेंट कंफ्यूजन है जो कि चल रहा है। तो ऐसे केस में क्या कोई तरीका है कि उनसे ये उनको रियलिटी में या सैनिटी में, या फिर उनको उसी में जीने ही दो, भ्रम में? मतलब अगर या normal तो चल रहा है जीने तो- दो, दूसरा या हो सकता है वो सच्चाई हो, दो तरीके। और तीसरा तरीका ये है कि उनकी पीआरटी कर दो, पास्ट रिग्रेशन थेरेपी कर दो, सबसे बढ़िया तरीका। ओके। क्योंकि उस थेरेपी में क्या होता है ना कि आपको पहले भेजा जाता है वापस से उसी लम्हे में, ठीक है, उसी Right. मोमेंट में भेजा जाता है। ये कॉमन सा साइकोलॉजी वाला थिंग है कि वो उसमें भेजा जाएगा, आपको रियलाइज करवाया जाएगा, फिर आपके दिमाग को उस तरीके से मोल्ड किया जाएगा एक तरीके से। तो यदि Right. कोई ऐसा नहीं मान रहा है तो साइंटिफिक तरीका यही है, बेस्ट है कि आप उसकी मतलब पीआरटी करो, धीरे धीरे उसको उस जोन में लाओ, एक अच्छा थेरेपिस्ट लो पहले, जी। और फिर वो काम करो। क्योंकि तांत्रिक कोई वे नहीं है इसको करने का। मैं वही कहना चाहूंगा जो हमारे लिसनर भी हैं कि तांत्रिक वे एक ऐसा वे है जो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो मतलब हर चीज में तांत्रिक वे लगाने की कोई जरूरत है नहीं, आप डॉक्टर्स वाला वे Exactly, लगाइए, I mean, वो बेटर है। शुरुआत आप डॉक्टर से ही करें तो ज्यादा बेटर। मतलब हमारे पास भी जो केसेस आते हैं वो 90% ऐसे आते हैं जो डॉक्टर्स के पास से होकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सोल्यूशन ना मिला तो फिर वो सोल्यूशन नहीं तो मिला, उन्होंने ये या रास्ता स्वयं इख्तियार डॉक्टर किया आ है। गया। कभी कभी ऐसा भी सीन हो सकता है कि स्वयं डॉक्टर Okay. आके बोल रहा है कि ऐसा ऐसा इशू है, तो ही उसको देखा जाता है। वरना तो हम लोग प्रेफरेंस तो ये रहता है कि आप जाके पहले चेकअप कराओ, देखो वहां पे कहीं, क्योंकि डॉक्टर जो तरीका निकालेगा ना वो डायग्नोस बहुत जल्दी होगा और इजी होगा। मतलब हर एक इंसान देख सकता है कि क्या कमी है, पर हाँ जो कमी ना दिख रही वो इससे सॉल्व हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद मैं एक और एंटिटी के बारे में बात करना चाहूंगा, और ये बड़ा ही फैसिनेटिंग है हर्ष, कि उसके पीछे लॉजिक भी है, रीजन भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूरोप में
इनफैक्ट पूरे यूरोप में एक ट्राइब है जिसको रोमानी बोलते हैं, रोमानी ट्राइब। ओके। और मैं आपको बताऊं, रोमानी लोग मतलब बहुत टैलेंटेड होते हैं, काफी बड़े बड़े नाम, आपने एल्विस प्रेस्ले के नाम सुना होगा, कुल किसने नहीं सुना है? बिल्कुल, वो रोमानी थे। उसके बाद वो जो एक्टर हैं यार जिन्होंने महात्मा गांधी का रोल प्ले किया उस पे गांधी फिल्म में, ओके, ही इज, आप शक्ल आपको याद आ गई? बहुत हॉलीवुड की फिल्मों में आते हैं, वो भी रोमानी हैं। माइकल बलाक जो था फुटबॉलर था, वो रोमानी था। ओके। और रोमानी लोग बेसिकली बहुत पहले जब इस्लामिक इन्वेजन हुए थे हमारे देश में, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ से जबरदस्ती उठा करके ले जाया गया था। अच्छा। वहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स के थ्रू, इंडिया से, और ज्यादातर ये वेस्ट इंडिया से, मतलब गुजरात के लोगों को आमतौर पे यहाँ से उठा के ले जाया गया था यूरोप में और पर्शिया वगैरह में जो है स्लेवरी करवाने के लिए जी। तो ये वो इंडियन लोग हैं जो कि हिंदू कुश माउंटेन्स होते। हिंदू कुश का नाम हिंदू कुश इसी से पड़ा। अच्छा। क्योंकि वो पहाड़ी रास्ते थे जहाँ पे कुश का मतलब होता है मर जाना, जहाँ पे हिंदुओं की मौत हुई थी। तो हिंदू कुश पहाड़ से होते हुए रोमानी लोग जो है यूरोप में आके बसे थे, टर्की में, सेंट्रल यूरोप में, हर जगह पे। और वो अपने कुछ अब बड़ा फैसिनेटिंग है, रोमानी लोग जो है ना वो बाद में क्रिश्चियन बन गए। अच्छा। लेकिन जो उनकी मदर मैरी क्या मूर्ति देखोगे वो एग्जैक्टली सेम है जैसे हमारी काली माँ की होती है। तो आज भी काली माँ की पूजा करते हैं, लेकिन उसको एक वो मदर मैरी बना करके। अच्छा। बहुत फैसिनेटिंग है। ओके। और उनकी जो ये मूर्ति पूजन है उसको जो है टर्की में ऑब्वियसली हराम माना जाता है, और उस एंटिटी को यहाँ पे इवेंचुअली उसका नाम दे दिया गया काराकेज। ओके। अब ये लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे इतनी श्योरिटी नहीं है, लेकिन टर्की में एक एंटिटी है जिसको ब्लैक गर्ल बोलते हैं, काराकेज, ठीक है। और ये इस एंटिटी ऐसी होती है जो कि उनके हिसाब से लोगों को, खासतौर पे जवान मर्दों को सेड्यूस करती है, और सेड्यूस करने के बाद उनको मार डालती है, ठीक है। लेकिन इसका जो उनका इंस्पिरेशन है वो आया है माँ काली से, जो उसको कुछ काली ये काली उनका अपना मानना है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये काला केस रोमानी लोगों के काली से ही आया है। वो उसको वहाँ पे कारा कारा बोलते हैं काली माँ को। तो उनका कैसा डिपिक्शन कैसा है, मतलब किस तरह की मूर्ति देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मतलब वो पूरी ब्लैक है ऊपर से नीचे तक, उनकी जीभ निकलती है बाहर। ओके। और वो लेकिन वहाँ वो मदर मेरी टाइप का बोल के करते हैं, लेकिन वो है बेसिकली, अगर आप थोड़ा भी अगर हिंदुज़म को समझते हैं आपको समझ में आ जाएगा काली माँ की पूजा हो रही है। अच्छा, साफ साफ दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। और उसका एंटिटी को जो है टर्की में ये लोग क्योंकि हराम मानते हैं, तो उसको बना दिया गया कारा की, जो कि एक ब्लैक गर्ल है, जो कि आपको सेड्यूस करती है और आपको बेसिकली जो लोग उसकी पूजा करते हैं उनके पास लेके जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो है कुछ चाहिए लाइफ में, किसी को मारना, अहित पहुंचाना है, तो आप कारा की पूजा करो और वो उस बंदे को आपके पास लेके आए। एक तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हर चीज में काली माँ को क्यों डाल दिया जाता है, कि मतलब जहाँ कुछ ज्यादा वेस्ट वाले फैसिनेटेड, जहाँ कुछ गलत हो रहा है वहाँ काली माता। आपने अभी मुझे थोड़े दिन पहले एक मूवी दिखाई, इंडियाना जोन्स, उसके अंदर वो अमरीश पुरी जो है वो काली माता की मतलब पूजा हो रही है, और उधर वो विलेन बना हुआ है, वो उसकी बलि देने में लगा हुआ है। माँ काली बहुत ज्यादा ही है ना, एक वो मिसकंसीव्ड वो है, मतलब ऐसा लोगों का। देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो उठाया गया है ना ये सारी चीजें, अच्छा माँ काली का जो ओरिजिनल स्वरूप है राहुल, वो कभी भी ऐसा रहा नहीं है कि जीभ निकली हो उनकी ऐसा करके। जी। ये मैं फैक्ट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो जब उनकी गण विजिबल हुई है ना, तो उनका स्वरूप ऐसा आया है। मतलब जब उन्होंने शिव जी के ऊपर पैर रखा उससे पहले तो मेरा ये मानना है कि पिशाचनियाँ जो होती हैं, बेसिकली माता की जो गण होती हैं, जिनको अभी के टाइम पे शायद ऐसा कहा जाता है कि वो ये कर लेती हैं, वो ऐसा करती हैं, सिड्यूस करती हैं, ऐसा करती हैं, तो उनकी गण बहुत सारी ऐसे नीच कुल की गणकाएं होती हैं जो ये सब काम करती हैं एक तरीके से। पर माँ काली कभी नहीं करती, वो तो मतलब बिल्कुल सौम्य रूप में है। तो उनको किस तरीके से दिखाया जा रहा है वो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन खैर ये अपना अपना मानना है, तो उस पर मेरा कोई कमेंट्स भी नहीं है।